हाय एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो टॉपिक है कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू। सो बेसिकली हम लोग दो वीडियो बनाने वाले हैं। फर्स्ट वाले वीडियो में, आज के वीडियो में हम क्या देखेंगे, कॉस्ट देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, रेवेन्यू। जब हम लोग कॉस्ट की बात करते हैं तो हम इस कॉस्ट वाले पार्ट को तीन अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो कॉस्ट पढ़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ थियरिटिकल कॉन्सेप्ट्स है। उसके बाद हम जो कॉस्ट पढ़ेंगे उसके अंदर हम लोग उसका मीनिंग मतलब थियरी और उसके साथ साथ उसके ग्राफ पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉस्ट में मीनिंग प्लस ग्राफ प्लस फॉर्मूलाज। तो ये तीन अलग अलग चीजें देखनी है। पहले हम लोग जो बेसिक कॉस्ट देखेंगे, याद रखेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ मीनिंग पढ़ना है हम लोगों को। अब जब हम लोग कॉस्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले बेसिक कॉस्ट हमें पता होनी चाहिए, वो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्ट बनाने के लिए हम जो भी एक्सपेंसेस इनकर करते हैं, जैसे से फॉर एग्जांपल हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन सब के लिए रिवॉर्ड होता है। लेबर के लिए क्या होता है, वेजेस, लैंड के लिए रेंट, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट। तो ये सभी चीजों को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो वो क्या बन जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सो बेसिकली याद रखेंगे, प्रोडक्ट बनाने के लिए जो भी एक्सपेंसेस इनकर किए हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। अब अलग अलग तरह की कॉस्ट कंसीडर करेंगे एक एक करके, जिसमें सबसे फर्स्ट कॉस्ट हम लोग देखने वाले हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट देखेंगे हम लोग, सबसे पहले देखेंगे एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे वो हम देखेंगे इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो पहले हम लोग देखेंगे एक्सप्लिसिट कॉस्ट और बाद में हम लोग देखेंगे इम्प्लिसिट। जब हम लोग एक्सप्लिसिट कॉस्ट की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर बाय द प्रोड्यूसर। मतलब मैंने प्रोडक्ट बनाने के लिए जो भी एक्चुअल में एक्सपेंडिचर इनकर किए हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं। से फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, रेंट पेड, ये सब क्या है, एक्चुअल एक्सपेंसेस है और इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोला जाता है। हम लोग इवन चाहें तो उसे अकाउंटिंग कॉस्ट या फिर मनी कॉस्ट भी बोल सकते हैं। अब एक्सप्लिसिट कॉस्ट के बाद नेक्स्ट होता है इम्प्लिसिट कॉस्ट। ये ऐसी कॉस्ट है जो हम लोग शो कर रहे हैं लेकिन एक्चुअल में इनकर नहीं की हम लोगों ने। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर मैं बोलूं तो वो हो जाएगा डेप्रीसिएशन। क्या हो जाएगा, डेप्रीसिएशन। अकाउंट्स में हम लोग पढ़ते हैं डेप्रीसिएशन चार्ज करते हैं हम लोग मशीनरी के ऊपर, प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर डेप्रीसिएशन चार्ज किया है। बट क्या एक्चुअल में हम लोगों ने डेप्रीसिएशन की अमाउंट किसी को दी है? नहीं, हम लोगों ने शायद प्रोविजन क्रिएट किया होगा या ऐसा कुछ है कि एसेट की यूजफुल लाइफ के बाद मैं उस एसेट को रिप्लेस करना चाहता हूं। तो बेसिकली डेप्रीसिएशन अमाउंट मैं एक्सपेंडिचर में शो कर रहा हूं पीएनएल में, लेकिन एक्चुअल में ये मेरा कोई एक्सपेंडिचर नहीं है। फिर एंटरप्रेन्योर सैलरी, एंटरप्रेन्योर खुद को सैलरी पे कर रहा है, वो ऐसा शो कर रहा है, बट क्या एक्चुअल में एक्सपेंडिचर है, वो नहीं है। तो वो क्या हो जाएगा, इम्प्लिसिट कॉस्ट। याद रखेंगे एक्सप्लिसिट कॉस्ट के अंदर हमारा एक्चुअल एक्सपेंडिचर था, जबकि इम्प्लिसिट कॉस्ट के अंदर हमारा एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर होने वाला नहीं है, हम सिर्फ शो कर रहे हैं कि हमारा एक्सपेंस हुआ है। नेक्स्ट थर्ड हम लोग जो देखेंगे वो है इकोनॉमिक कॉस्ट। क्या देखेंगे हम लोग, इकोनॉमिक कॉस्ट। और जब हम लोग इकोनॉमिक कॉस्ट की बात करते हैं तो बहुत सिंपल है, इट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट इंक्लूडिंग नॉर्मल प्रॉफिट्स। सो बेसिकली हम लोग याद रखेंगे एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब क्या होता है, तो सॉरी इकोनॉमिक कॉस्ट का मतलब क्या होता है, तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट इंक्लूडिंग नॉर्मल प्रॉफिट। हर चीज को जब हम लोग ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, इकोनॉमिक कॉस्ट बन जाएगी। सो तीन चीज याद रखेंगे, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट एंड इकोनॉमिक कॉस्ट। अब ये तीन अलग अलग कॉस्ट देखी है, उसके बाद कुछ और अलग अलग कॉस्ट देखेंगे। एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को बहुत सारी बुक्स में ऑल्टरनेटिव कॉस्ट भी बोला गया है, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। एक एग्जांपल के साथ कंसीडर करते हैं। से फॉर एग्जांपल हमारे पास दो ऑप्शन है, एक है प्रोडक्शन ऑफ राइस और एक है प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। जब मैं राइस प्रोड्यूस कर रहा हूं तो मुझे जो इनकम मिल रही है वो 2000 की मिल रही है। अगर मैं व्हीट प्रोड्यूस करता हूं तो मुझे इनकम मिलेगी 1500 की। अब तुम लोग सोच के बताओ कि क्या बेटर है, राइस का प्रोडक्शन या व्हीट? ऑब्वियसली राइस। मतलब मैंने क्या किया, राइस को ऑप्ट किया है।
वीट को मैंने ऑप्ट नहीं किया है। तो ये जो वीट है, ये जो 1500 है, ये क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। जो चीज मैं अर्न कर सकता था लेकिन फिर भी मैंने नहीं की है, उसको मैं क्या बोलूंगा? हमेशा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलूंगा। याद रखेंगे, बहुत बार ऐसा कंफ्यूजन होता है, बहुत बार स्टूडेंट्स इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट काउंट करते हैं। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है। जो चीज हमने फॉरगो की है वो हमारे लिए क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। एक और एग्जांपल, राइस है, वीट है और बाजरा है, और बाजरा से इनकम आ रही है 1000। क्या ऑप्ट करेंगे? ऑब्वियस बात है प्रोडक्शन ऑफ राइस, क्योंकि इनकम कितनी है? 2000 की है। सो अब हम लोग क्या सिलेक्ट करेंगे? राइस, वीट और बाजरा में क्या सिलेक्ट करेंगे? राइस, क्योंकि यहां पे इनकम कितनी है? 2000 की है। लेकिन क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी यहां पे? अगेन क्या होगी? वीट। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन में ही क्या बोला है? कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। राइस के बाद नेक्स्ट बेस्ट क्या है? वीट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पर गलती करते हैं। वो लोग क्या करते हैं? वीट और बाजरा दोनों कंसीडर करते हैं। नहीं, हमेशा याद रखेंगे नेक्स्ट बेस्ट ही होना चाहिए। तो 2000 के बाद नेक्स्ट बेस्ट क्या हो सकता है? 1500। सो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलेंगे हमेशा। सो अब तक हमने 4 अलग अलग तरह की कॉस्ट पढ़ी है, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, इकोनॉमिक एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट हम लोग एक और कॉस्ट देखते हैं। नेक्स्ट वन इज प्राइवेट कॉस्ट। क्या है? प्राइवेट कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट बहुत सिंपल है, कॉस्ट इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर इन प्रोडक्शन ऑफ ए कमोडिटी। मतलब बेसिकली हम लोग कोई भी कमोडिटी बनाने के टाइम पे जो भी कॉस्ट इनकर कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइवेट कॉस्ट बोलेंगे। चाहे वो रॉ मटेरियल के पीछे हो, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी हो, लैंड एंड बिल्डिंग हो, कोई भी चीज प्रोडक्ट बनाने में खर्चा हुआ है तो वो प्राइवेट कॉस्ट के अंदर क्या होना चाहिए? इंक्लूड होना चाहिए उस एक्सपेंस को। बहुत सिंपल है प्राइवेट कॉस्ट। नेक्स्ट वन इज रियल कॉस्ट। जब हम लोग रियल कॉस्ट की बात करते हैं तो रियल कॉस्ट का मतलब होता है द पेन, सैक्रिफाइस, ट्रबल, टॉयल फेस्ड बाय द प्रोड्यूसर। मतलब प्रोडक्ट बनाने के टाइम पे जो भी पेन, सैक्रिफाइस या ट्रबल मैंने फेस किया है उसको मैं क्या बोल रहा हूं? रियल कॉस्ट। बेसिकली जो हमने खून पसीने की मेहनत की है ना, ये उसकी बात है। बट एक चीज याद रखना, ये जो रियल कॉस्ट है इसको हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। पेन को, सैक्रिफाइस को, ट्रबल को क्या हम लोग अकाउंटिंग टर्म्स में, मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हैं? नॉट पॉसिबल। सो एक चीज हमेशा याद होनी चाहिए, इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। इसको कैलकुलेट करना और एक्चुअल कॉस्ट के अंदर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर इंक्लूड करना कभी भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। सो ये है रियल कॉस्ट। एंड लास्ट थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट में जो लास्ट कॉस्ट है वो है सोशल कॉस्ट। जब हम लोग सोशल कॉस्ट की बात करते हैं तो बेसिकली ये ऐसी कॉस्ट है जो कौन बेयर करेगा? सोसाइटी बेयर करेगी। एक चीज याद रखो, प्रोडक्ट बना कौन रहा है? प्रोड्यूसर। बट कॉस्ट इनकर कौन कर रहा है? सोसाइटी इनकर कर रही है। सो हमेशा हमको इस चीज का ध्यान रखना है कि यहां पे सोसाइटी ने कॉस्ट बेयर की है। इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, मेरी फैक्ट्री है। प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते टाइम शायद पॉल्यूशन हुआ है मेरी फैक्ट्री की वजह से। अगर पॉल्यूशन हुआ है तो क्या मुझे कोई फर्क पड़ा फैक्ट्री ओनर को? नहीं। लेकिन सोसाइटी में ऐसा हो सकता है कि शायद लोगों को अलग अलग डिसीज होने लग गए इस पॉल्यूशन की वजह से, एयर पॉल्यूशन की वजह से। मतलब सोसाइटी में लोगों के मेडिकल बिल बढ़ रहे हैं। कॉस्ट किसकी बढ़ रही है? सोसाइटी की। ये क्या है? सोशल कॉस्ट। कॉस्ट विच इज इनकर्ड बाय द सोसाइटी, एग्जाम्पल मेडिकल बिल्स। सो यहां तक क्लियर होना चाहिए, ये हमारी अलग अलग तरह की कॉस्ट है जिसमें सिर्फ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स है जो मोस्ट ऑफ द केसेस में एग्जाम में जब पूछी जाती है तो 2 मार्क्स के आसपास रहता है इसका वेटेज। सो यहां तक सभी को क्लियर होना चाहिए। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था कॉस्ट का, जिसमें सिर्फ और सिर्फ थियोरेटिकल पार्ट है। सो अब हम जो कॉस्ट देखने वाले हैं उसके अंदर हम लोग मीनिंग भी पढ़ेंगे और मीनिंग के साथ साथ डायग्राम भी पढ़ेंगे। सो एक एक करके कॉस्ट कंसीडर करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो कॉस्ट कंसीडर करने वाले हैं वो कॉस्ट है फिक्स्ड कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट पढ़ेंगे हम लोग? फिक्स्ड कॉस्ट पढ़ेंगे। यहां पे आ जाएगा आउटपुट एंड यहां पे कॉस्ट, और ये फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ है, बहुत सिंपल है। अब फिक्स्ड कॉस्ट की जब हम लोग बात करते हैं तो फिक्स्ड कॉस्ट मतलब ये ऐसी कॉस्ट है जो हमेशा कांस्टेंट रहती है। फिक्स्ड कॉस्ट इज द कॉस्ट विच ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट। मतलब हमारा आउटपुट, हमारा प्रोडक्शन कितना भी चेंज हो, हमारी कॉस्ट हमेशा क्या रहेगी? सेम की सेम। कॉस्ट में सच कभी चेंज आने वाला नहीं है।
मतलब अगर हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है तो भी कॉस्ट उतनी ही रहेगी, प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा है, प्रोडक्शन जीरो है तो भी कॉस्ट सेम। एग्जाम्पल रेंट। आज एक चीज सोच के देखो, हम लोग ज्यादा मैन्युफैक्चर करते हैं, कम मैन्युफैक्चर करते हैं, क्या उसकी वजह से रेंट पे कोई इफेक्ट आएगा? नहीं। रेंट हम लोग पहले भी उतना ही पे कर रहे थे और अभी भी हम लोग उतना ही रेंट पे करेंगे। सो सिंपल एग्जांपल रेंट। सेकेंड एग्जांपल सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ। परमानेंट स्टाफ जो मैंने रखा है, अगर मैं प्रोडक्शन करता हूं नहीं करता कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे उतनी सैलरी तो कम से कम पे करनी ही पड़ेगी। सो ये फर्स्ट कॉस्ट है, वेरी सिंपल, फिक्स्ड कॉस्ट। नेक्स्ट वन, वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट हम क्या पढ़ रहे हैं? वेरिएबल कॉस्ट। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे आउटपुट, वाई एक्सिस पे कॉस्ट। एंड वेरिएबल कॉस्ट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन। जब हम लोग वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट हमेशा पॉइंट ऑफ ओरिजिन से स्टार्ट होती है। वेरिएबल कॉस्ट इज द कॉस्ट विच वेरीज विद द लेवल ऑफ आउटपुट। नाम में ही लिखा है वेरिएबल, मतलब जो चीज चेंज होती है। जैसे जैसे हमारा प्रोडक्शन चेंज होगा वैसे वैसे हमारी कॉस्ट भी क्या होने लगेगी? चेंज होने लगेगी। अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कॉस्ट भी बढ़ेगी, प्रोडक्शन कम तो कॉस्ट भी कम, एंड अगर हमारा प्रोडक्शन जीरो तो कॉस्ट भी जीरो। सो हम लोग याद रखेंगे ये क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है। और वेरिएबल कॉस्ट के केस में हम लोग याद रखेंगे एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल, रॉ मटेरियल। प्रोडक्शन ज्यादा करूंगा तो रॉ मटेरियल के पीछे ज्यादा एक्सपेंस होगा, प्रोडक्शन कम तो रॉ मटेरियल भी कम, एंड अगर प्रोडक्शन जीरो तो कॉस्ट भी जीरो, क्योंकि रॉ मटेरियल की जरूरत नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, पावर है, फ्यूल है, ये सब चीजें हैं। जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ही एक्सपेंडिचर बढ़ते जाएगा, प्रोडक्शन कम तो एक्सपेंडिचर भी कम। सो याद रखेंगे, पहले हमने देखी है फिक्स्ड कॉस्ट, नेक्स्ट हमने देखा वेरिएबल कॉस्ट। थर्ड वन इज टोटल कॉस्ट। थर्ड वन इज टोटल कॉस्ट। और याद रखेंगे मार्किंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बहुत बार इसी की वजह से मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं हमारे। अब टोटल कॉस्ट से पहले हमें क्या पता होना चाहिए? तो फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कैसी होती है? हमेशा कांस्टेंट, चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन। एंड टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इज द एडिशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। दोनों ही चीजों को हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। सो ये टोटल कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट इज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। अब एक डाउट आएगा कि सर यहां पे टोटल कॉस्ट का स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स्ड कॉस्ट ही क्यों है? तो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम लोग। सबसे पहले टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। सभी एक्सपेंडिचर को हमने ऐड कर दिया है। अब एक बार के लिए हम लोग ऐसा एग्जांपल लेते हैं कि प्रोडक्शन जीरो है हमारा, हम लोग कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। अगर हमारा प्रोडक्शन जीरो है तो क्या फिक्स्ड कॉस्ट जीरो हो सकती है? नहीं, फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं हो सकती। मैं रेंट पे कर रहा था 10,000 का, प्लस अगर प्रोडक्शन जीरो तो क्या वेरिएबल कॉस्ट होगी? नहीं, वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। सो जीरो, सो 10,000 प्लस जीरो कितना हुआ? 10,000। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है? 10,000। तो याद रखेंगे टोटल कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट हमेशा क्या होगा? फिक्स्ड कॉस्ट होगा, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट जीरो हो ही नहीं सकती और उस वजह से टोटल कॉस्ट भी मिनिमम फिक्स्ड कॉस्ट के जितनी होगी ही होगी। सो याद रखेंगे टोटल कॉस्ट इज द एडिशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। सभी एक्सपेंसेस को हमने ऐड कर दिया है। फॉर्मूला याद रखेंगे फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट का। सो तीन कॉस्ट क्लियर होनी चाहिए, फिक्स्ड, वेरिएबल एंड टोटल। अब नेक्स्ट हम लोग जो कॉस्ट देखेंगे वो है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। पहले क्या देखा था? फिक्स्ड, वेरिएबल एंड टोटल। तो अब क्या देखेंगे? एवरेज फिक्स्ड, एवरेज वेरिएबल एंड एवरेज टोटल, जिसको हम लोग एवरेज कॉस्ट भी बोल सकते हैं। सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एक्स एक्सिस पर अगेन आउटपुट ही रहने वाला है और वाई एक्सिस पर कॉस्ट। जब हम लोग एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की बात करते हैं तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का जो शेप है वो शेप कौन सा होगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कौन सा शेप होगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या ये शेप कहीं और पढ़ा है? डेफिनेटली यूनिटरी इलास्टिक के अंदर भी हम लोग यही शेप पढ़ते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जब हम एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की बात करते हैं तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब होता है पर यूनिट जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो। एक यूनिट के पीछे अंदाजा जो मैं फिक्स्ड कॉस्ट इनकर कर रहा हूं उसको मैं क्या बोलता हूं? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट।
और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का हमारा फॉर्मूला क्या होगा? तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। ये क्या है? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। सबसे पहले याद रखेंगे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट। एक यूनिट के पीछे जो हमने एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है इनकर की है वो। अब फिक्स्ड कॉस्ट में शेप क्या याद रखेंगे? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एंड थर्ड पॉइंट हम लोग जो याद रखेंगे वो है दैट इज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैन नेवर टच द एक्स एक्सिस। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को टच किया उसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये क्या है? जीरो। तो अब हम लोग देखेंगे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट, जिसको हम लोग एवरेज टोटल कॉस्ट भी बोलते हैं। पहले हमने क्या देखा था? फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। तो अब हम देखेंगे एवरेज फिक्स्ड, एवरेज वेरिएबल एंड एवरेज टोटल। सो सबसे पहले एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट देखते हैं हम लोग। अगेन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, आउटपुट एंड कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की जब हम लोग बात करते हैं तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का जो शेप है वो शेप कौन सा होगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या ये शेप हमने पहले कहीं पे पढ़ा है? डेफिनेटली यूनिटरी इलास्टिक के केस में पढ़ा है। यूनिटरी इलास्टिक के केस में याद करो जो डिमांड का जो शेप होता था कर्व का वो क्या होता था? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सबसे पहले एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब पता होना चाहिए। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब है फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट। एक यूनिट के पीछे अंदाजा जो मैं कॉस्ट इनकर कर रहा हूं उसको मैं क्या बोलूंगा? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। दूसरी चीज, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का शेप हमेशा कैसा होगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एंड द फॉर्मूला विल बी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। एंड लास्ट पॉइंट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैन नेवर टच एक्स एक्सिस। ये जो कर्व है ये कर्व कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर इसने कभी भी एक्स एक्सिस को टच किया तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो क्या है? जीरो, विच इज नॉट पॉसिबल। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं हो सकती। एक चीज सोच के देखो, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैसे डिराइव करते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। क्या फिक्स्ड कॉस्ट जीरो हो सकती है? नहीं। तो फिक्स्ड कॉस्ट जब जीरो नहीं हो सकती तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट भी जीरो नहीं हो सकती। सो याद रखेंगे फर्स्ट है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। नेक्स्ट हम लोग कंसीडर करेंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। क्या देखेंगे हम लोग? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट देखेंगे। जब हम लोग एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं तो जो शेप है वो शेप क्या आ जाएगा? यू शेप। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का शेप याद रखेंगे यू शेप। ये क्या था? पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये क्या है? पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। एक यूनिट के पीछे अंदाजा जो वेरिएबल कॉस्ट हम लोग इनकर करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। और शेप क्या याद रखेंगे? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का शेप क्या होगा? हमेशा यू शेप्ड। और ये यू शेप्ड क्यों है? तो उसका रीजन है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन में पढ़ा हुआ है कि जैसे जैसे हम लोग फैक्टर्स को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करेंगे ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा, कॉस्ट क्या होने लगेगी? कम होने लगेगी। प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है, तो कॉस्ट कम होती है। एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे कॉस्ट क्या हो जाती है? मिनिमम हो जाती है। और फिर भी अगर मैं प्रोडक्शन बढ़ाने का सोच रहा हूं, अगर मैं फैक्टर्स के ऊपर ज्यादा प्रेशर डालूंगा तो एक स्टेज आ जाता है जो स्टेज हम लोग बोलते हैं नेगेटिव रिटर्न। मतलब अब अगर हम लोग प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं तो अब हमारी कॉस्ट धीरे धीरे क्या होने लगेगी? बढ़ने लगेगी। सो याद रखेंगे यू शेप का रीजन है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। इनिशियली हमारी कॉस्ट कम होती है, फिर मिनिमम होती है और फिर क्या होने लगती है? इंक्रीज होने लगती है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला वेरिएबल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के लिए क्या था? फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। तो एवरेज वेरिएबल के लिए क्या होगा? वेरिएबल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। नेक्स्ट थर्ड वन इज एवरेज टोटल कॉस्ट। कॉस्ट आउटपुट एंड एवरेज कॉस्ट इज अगेन यू शेप्ड। और एवरेज कॉस्ट को क्या बोल सकते हैं हम लोग? एवरेज टोटल कॉस्ट भी बोल सकते हैं। दोनों में से कोई भी चीज बोल सकते हैं। एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट मींस पर यूनिट कॉस्ट। एक यूनिट के पीछे अंदाजा जो मेरी कॉस्ट इनकर होती है वो। और एवरेज कॉस्ट का भी शेप क्या है? यू शेप।
अगेन रीजन क्या होगा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, इनिशियली कॉस्ट कम होगी, फिर मिनिमम होगी और फिर क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। सो याद रखेंगे जो शेप है वो यू शेप है और उसका रीजन भी सेम है। एवरेज कॉस्ट का अगर हमको फॉर्मूला देखना है तो एवरेज कॉस्ट के लिए सबसे पहले हमारा जो फॉर्मूला होगा वो होगा टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी, और ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। हम लोगों ने देखा था टोटल कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करते थे, फिक्स्ड प्लस वेरिएबल, तो ये एवरेज टोटल कॉस्ट है या फिर एवरेज कॉस्ट है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, एवरेज फिक्स्ड प्लस एवरेज वेरिएबल। सो याद रखेंगे अब तक हम लोग 6 अलग अलग तरह की कॉस्ट देख चुके हैं, फिक्स्ड, वेरिएबल, टोटल, एवरेज फिक्स्ड, एवरेज वेरिएबल, एवरेज टोटल, जिसको एवरेज कॉस्ट भी बोलते हैं। सो यहां तक सभी को क्लियर होना चाहिए पहले अलग अलग तरह की कॉस्ट में। अब हम जो लास्ट कॉस्ट देखने वाले हैं वो है मार्जिनल कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट देखेंगे हम लोग, मार्जिनल कॉस्ट। सो यहां पे ये हमारी लास्ट कॉस्ट है और मार्जिनल का मतलब हमेशा याद रखेंगे हम लोग, मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल। मार्जिनल कॉस्ट अगेन यू शेप्ड, मार्जिनल कॉस्ट का शेप क्या होगा, यू शेप। जब हम लोग मार्जिनल कॉस्ट की बात करते हैं तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है एडिशनल कॉस्ट। एक एडिशनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमने जो एडिशनल कॉस्ट इनकर की है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मार्जिनल कॉस्ट बोलेंगे। मार्जिनल कॉस्ट का शेप क्या है, याद रखेंगे यू शेप, और जहां भी यू शेप होगा उसका रीजन क्या होगा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। अब मार्जिनल कॉस्ट के फॉर्मूलाज देख लेते हैं हम लोग। मार्जिनल कॉस्ट का फर्स्ट फॉर्मूला टोटल कॉस्ट ऑफ n माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ n माइनस 1। ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, एंड ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला TVC ऑफ n माइनस TVC ऑफ n माइनस 1। यहां पर कंफ्यूज मत होना, ये जो TVC है ये वेरिएबल कॉस्ट ही है। सो हम लोग सबसे इजी एग्जाम्पल, सबसे इजी फॉर्मूला जो एग्जाम में यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, डेल्टा TC अपॉन डेल्टा Q, चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। सो ये हमारी लास्ट तरह की कॉस्ट थी जो है मार्जिनल कॉस्ट। अब एग्जाम में बहुत बार रिलेशनशिप पूछते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन AC एंड MC, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, रिलेशनशिप बिटवीन AC, AVC एंड AFC। तो ये रिलेशनशिप भी एक बार हम लोग कवर करते हैं। सबसे पहले रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट देखेंगे। नॉर्मली जो भी रिलेशनशिप्स होती है वो 2 से 3 पॉइंट में होगी, 2-3 पॉइंट में हम लोग पूरी रिलेशनशिप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये एक है एवरेज कॉस्ट और ये है मार्जिनल कॉस्ट। अब रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट हम लोग याद रखेंगे, यहां पे 3 बेसिक पॉइंट्स है। अगर एवरेज कॉस्ट कम हो रही है तो मार्जिनल कॉस्ट उससे भी कम होगी। इफ एवरेज कॉस्ट इज डिक्रीजिंग, मार्जिनल कॉस्ट विल बी लोअर देन एवरेज कॉस्ट। अगर एवरेज कॉस्ट इंक्रीज हो रही है तो मार्जिनल कॉस्ट उससे भी ज्यादा इंक्रीज होगी। एवरेज कॉस्ट इज इंक्रीजिंग देन मार्जिनल कॉस्ट विल बी ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। एंड थर्ड पॉइंट, व्हेन एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम, मार्जिनल कॉस्ट विल इंटरसेक्ट द एवरेज कॉस्ट। जहां पे एवरेज कॉस्ट मिनिमम हो जाती है वहां पे मार्जिनल कॉस्ट क्या करेगी, एवरेज कॉस्ट को इंटरसेक्ट करेगी। सो याद रखेंगे 3 पॉइंट है, इफ एवरेज कॉस्ट इज डिक्रीजिंग, मार्जिनल कॉस्ट विल बी लोअर देन एवरेज कॉस्ट। इफ एवरेज कॉस्ट इज इंक्रीजिंग, मार्जिनल कॉस्ट विल बी ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। एंड थर्ड पॉइंट, वेयर एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम, मार्जिनल कॉस्ट विल इंटरसेक्ट द एवरेज कॉस्ट। बहुत सिंपल है, 3 पॉइंट में रिलेशनशिप खत्म। नेक्स्ट एक और रिलेशनशिप देखते हैं। Again, x-axis and y-axis, cost, output। अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कौन सा होता है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। यू शेप कौन सा है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अगेन यू शेप कौन सा है, एवरेज कॉस्ट। सो बेसिकली हम लोग यहां पर देख रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। बहुत सिंपल है, 2 या 3 पॉइंट में एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें हम लोग जब भी एग्जाम में लिखते हैं तो हम लोगों को एक एक करके कंपेयर करना है। जैसे हम लोग यहां पे सबसे पहले शो कर सकते हैं एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट।
हम लोग देख सकते हैं इनिशियली जब हमारा प्रोडक्शन कम था तो दोनों के बीच में गैप भी बहुत कम था। जैसे जैसे हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होने लगा दोनों के बीच में गैप भी क्या होने लगा, इंक्रीज होने लगा। सो इनिशियली द गैप बिटवीन द एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज लेस। As and when production started to increase, the gap between the average cost and the average fixed cost also started to increase. धीरे धीरे करके गैप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है दोनों के बीच में। नेक्स्ट, एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, यहां पे ऑपोजिट है। स्टार्टिंग में गैप ज्यादा था, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ने लगा वैसे वैसे दोनों के बीच में गैप भी क्या होने लगा, कम होने लगा। सो याद रखेंगे, पहले गैप ज्यादा था और बाद में गैप क्या होने लगा, कम होने लगा। और हमेशा याद रखेंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यू शेप, एवरेज कॉस्ट भी यू शेप। मगर फिर भी एवरेज कॉस्ट का कर्व ऊपर क्यों आ रहा है, उसका रीजन है एवरेज कॉस्ट इज द एडिशन ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। दोनों चीज को हमने क्या किया है, ऐड किया है, और इसीलिए एवरेज कॉस्ट हमेशा ज्यादा ही रहेगी तो उसका कर्व हमेशा ऊपर ही रहेगा। अगर इसी एग्जांपल में, इसी पॉइंट में हमको एक और चीज ऐड करनी है मार्जिनल कॉस्ट रिलेशनशिप में, तो हम लोग मार्जिनल कॉस्ट को भी यहां पर ड्रॉ कर सकते हैं। ये मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगा, वो भी हमेशा यू शेप होता है। और मार्जिनल कॉस्ट यहां पर इस तरीके से क्यों ड्रॉ किया है मैंने, हमने यहां पे भी देखा था कि अगर एवरेज कॉस्ट नीचे तो मार्जिनल कॉस्ट उससे भी नीचे, एवरेज कॉस्ट बढ़ रही है तो मार्जिनल कॉस्ट उससे भी ज्यादा, और जहां पे एवरेज कॉस्ट मिनिमम वहां पे मार्जिनल कॉस्ट उसे क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। वही चीज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के साथ भी है। अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज तो मार्जिनल कॉस्ट उससे भी कम, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है तो मार्जिनल कॉस्ट उससे भी ज्यादा, और जहां पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम है वहां पे मार्जिनल कॉस्ट उसे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। सो यहां तक क्लियर होना चाहिए। यह है रिलेशनशिप बिटवीन एसी, एवीसी, एएफसी। ऐड करना हो तो एसी, एवीसी, एएफसी एंड एमसी, मैक्स टू मैक्स बोर्ड में वो लोग इतना पूछ सकते हैं, इससे ज्यादा चांसेस नॉर्मली नहीं रहते। सो यहां तक सभी को क्लियर होना चाहिए। हमने इस वीडियो के अंदर बहुत सारी अलग अलग तरह की कॉस्ट कवर की है, जैसे कि सबसे पहले थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स में देखा था एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, प्राइवेट कॉस्ट, रियल कॉस्ट एंड सोशल कॉस्ट। ये सिर्फ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स है। उसके बाद हमने कौन सी कॉस्ट देखी, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। फिर हमने देखा एवरेज फिक्स्ड, एवरेज वेरिएबल एंड एवरेज टोटल, एंड लास्ट में हमने कॉस्ट देखी मार्जिनल कॉस्ट। और फाइनली दो रिलेशनशिप, पहले हमने देखा रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, फिर लास्ट में हमने देखा है एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल, एवरेज फिक्स्ड एंड मार्जिनल कॉस्ट। सो आई होप ये टॉपिक सभी को क्लियर हुआ होगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं रेवेन्यू वाले टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन।